अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। हुकूमत ने कौमी असम्बली के रवां सेशन में मिनी बजट पेश करना है और उसे मंजूर कराना है, मगर अभी तक मिनी बजट को वफाकी काबीना से मंजूर नहीं कराया जा सका है। और खबरें आ रही हैं कि इत्तेहादी चाहते हैं कि पहले हुकूमत उन्हें एतमाद में ले। हुकूमत की आम इत्तेहादी काफ़िले के रुकन कौमी असम्बली सालिक हुसैन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए कहा है कि मैं ज़ाती तौर पर इस बिल की मुखालफत करूँगा। लोग पहले ही मुआशी बहरान में हैं, कारखानेदार हो या मजदूर या फिर नौकरी पेशा शख्स, हर शख्स इससे मुतासिर होगा। अगर हुकूमत ने मजीद लोगों पर टैक्स लगाने हैं और मुश्किलात पैदा करनी है तो मेरे ख्याल में हम इसकी मुखालफत करेंगे। मगर हमारे ज़रा यही बता रहे हैं कि अभी तक काफ लीग ने इस हवाले से फैसला नहीं किया है। आज काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि आज काबीना इजलास में बिल पर इब्तिदाई बहस हो गई है, कल सवालात के जवाब होंगे और फिर कौमी असम्बली के रवां सेशन में ही इस बिल को पेश कर दिया जाएगा। मगर सवाल उठा है कि हुकूमत IMF को यकीन दहानी करा चुकी है कि 350 अरब रुपए से जायद के टैक्स इस्तिस्ना खत्म करेगी और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल मंजूर कराएगी, मगर अभी तक काबीना से मिनी बजट की मंजूरी नहीं ली जा सकी है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक कल काबीना का खुसूसी इजलास होगा। इजलास में सिर्फ एक नकाती एजेंडे यानी मिनी बजट पर बात होगी और अराकीन को इस बिल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अगर काबीना इस बिल की मंजूरी देगी तो फिर उसे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मगर खबरें ये सामने आ रही हैं कि काबीना इजलास में हुकूमत की इत्तेहादी जमात MKM से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वजीर ने आज एतराज़ उठाया और कहा कि पहले हमें बताएं कि बिल में है क्या, फिर देखेंगे। हर दफ़ा सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली जाती है, पहले बिल दिखाएं फिर हम अपनी राय देंगे। हुकूमत के लिए इत्तेहादियों की हिमायत ज़रूरी है क्योंकि अपोजिशन ना सिर्फ मिनी बजट की मुखालफत कर रही है बल्कि इत्तेहादियों से राब्ते करने का ऐलान भी कर चुकी है। अब इस सूरत हाल में अगर इत्तेहादी हुकूमत का साथ नहीं देते तो हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। मगर अभी तक हुकूमत मुतमईन है और इसके कोई आसार भी नहीं नज़र आ रहे हैं कि अपोजिशन ने इत्तेहादियों से कोई राब्ता किया है या इस हवाले से अपना कोई होमवर्क किया है। आज भी काबीना इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत गिराना अपोजिशन के बस की बात नहीं है। अपने कारकुनों को कुछ चूरन भी तो बेचना होता है ना, लोग ही रात को छोड़ के चले जाएंगे सारे। हुकूमत जो है वो गिराना इनके दम की बात नहीं है, वो लोग जो है उसके लिए लीडरशिप चाहिए होती है, उसके लिए कोई इमरान खान जैसा बंदा चाहिए होता है। अपोजिशन PTI ने की थी। आप देखें जो लोग खिलाफ भी हैं ना वो ये मानते हैं कि जिस तरह से इमरान खान ने नाकों चने चबवा दिए थे वो इनके पास की बात नहीं है। तो कभी कह देंगे इतने लोग जो हैं वो उन्होंने हमसे रब्ता कर लिया है, कभी कह देंगे फलाने ने हमसे रब्ता कर लिया है। इनकी रोज़ की दिहाड़ी है, आज हमने इस लोगों को इतने पे मुतमईन करना है, कल हमने इतने पे मुतमईन करना है। सो मेरा नहीं ख्याल इनके ऊपर जो है वो कोई भी किसी को भी इसके ऊपर कोई सीरियस बात है। नून लीग का और हुकूमत का मौक़िफ़ लेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब पहले हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब इस वक्त सूरत हाल वाज़ेह है, इत्तेहादी ज़ाहिर है थोड़े बहुत बात नहीं मानेंगे फिर मान जाएंगे। कल हुकूमत ने एक ख़ास इजलास भी इसके लिए बुला लिया है। आपका कोई होमवर्क है नहीं, ये पहली अपोजिशन है जिसे हुकूमत ताना देती है कि आपको तो अपोजिशन आती नहीं है, आपके बस का तो कोई एक काम ही नहीं है, और दुरुस्त भी कहती है 3 साल से आप लोग दावे कर रहे हैं आपसे होता कुछ नहीं है। नहीं देखें, वो जिस तरह से फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे तो वो भी तो चूरन ही बेच रहे थे ना अपने इत्तेहादियों के लिए और अपने जो है वो मेंबरान के लिए। मामला ये है कि ये जो 350 अरब का जो ये करने जा रहे हैं अवाम के ऊपर जबर और जुल्म, तो ये एक कालक है। अगर इत्तेहादियों ने अपने मुंह पे मलनी है और अगर इनके लोगों ने, इनके मेंबरान ने अपने मुंह पे मलनी है तो हम तो उनको पूरी तरह से जो है वो आगाह करेंगे, पूरी तरह से उनको आगाह कर रहे हैं। और मैं ये आपको कह दूं कि ये लोग जो इस जुर्म में शामिल हैं ये गवर्नेंस नहीं है, ये हुकूमत नहीं है। जो लोगों के साथ जो ये जबर और जुल्म कर रहे हैं, इन लोगों को जूते पड़ेंगे जब ये जाएंगे इलेक्शन के लिए हलकों में। ये तो कहते हैं ना कि अपोजिशन को अपोजिशन करनी आती नहीं है। हमने अपोजिशन की है, हमने लोगों को इस बारे में जो उनके साथ इन्होंने किया है, जो मुल्क के साथ कर रहे हैं, हर चीज़ जो है इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। इसमें अपोजिशन ने भी लोगों को जो है वो हर चीज़ से जो है वो आगाह किया। और आप ये देखेंगे ये KPK में आपने थोड़ा सा ट्रेलर देखा है, जब इलेक्शन आएगा तो आप इनका हशर देखेंगे। एग्जैक्टली जब इलेक्शन आएगा 2023 में तब आप कहते हैं कि हशर देखेंगे। आपकी तवज्जो 2023 के इलेक्शन पर है, जो कि अच्छी बात है। हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत अपना टाइम पूरा करे, अदरवाइज आप लोगों के सिर्फ बयानात हैं। क्योंकि इत्तेहादियों से मगर साहब हमारी इत्तेहादियों से बात हुई है, मैं ज़ाती तौर पर बता रहा हूँ कि इत्तेहादियों से बात हुई तो उन्होंने कहा हमें अपोजिशन ने कोई राब्ता नहीं किया है इस हवाले से। हुकूमत ने हमसे ज़रूर राब्ता किया है, वो मना रही है और इम्कान यही है, कभी इम्कान है कि हम मान जाएंगे। और जब हमने नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से बात की तो वो कहते हैं हमारा होमवर्क है नहीं कोई,
बस कोशिश कर रहे हैं कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा अरकान की तादाद को यकीनी बना सके, मिनी बजट ने पास हो जाना है, तो बस ऐसा ही है। देखें शाहजेब, इस चीज़ में, इस मामले में जहाँ तक राब्तों का तल्लक है, ये इसमें तो कोई कमी नहीं है, कोई शक नहीं है। उन लोगों के साथ जब से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ है, उनके साथ हमारा मुसलसल और तसलसल के साथ वो रब्ता रहा है। लेकिन अब देखें, ये चीज़ें भी तो है ना कि हम अगर किसी आदमी से ये वादा करते हैं तो हमने तो फिर उस वादे को निभाना है कि भाई आपको हम टिकट देंगे या अकामोडेट करेंगे। तो ये चीज़ें वो हमारी पार्टी को किस तरह से अफेक्ट करेंगी, वहाँ पे जो हमारे लोग हैं उन हलकों में उनको किस तरह से अफेक्ट करेंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको माइनस प्लस करके ही जो है वो कोई फ़ैसला जो है वो किया जाता है। हम इस तरह से तो नहीं कर सकते कि भाई ठीक है जी, ये जिन्होंने 3.5 साल 4 साल उधर मौज मेला कर लिया है, तो अब आप सारे इधर आ जाओ जो हमारे साथ हैं, उनको कहें जी हम आप जो है वो रुखसत पे चले जाएं। ये सारी खबरें तो आई थी कि 22 से 29 लोग, लेकिन मामला नून लीग से राब्ते में हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। ये भी खबर लग गई कि अनकंडीशनली ज्वाइन करना चाहते हैं। नहीं, अनकंडीशनल कोई नहीं ज्वाइन करना चाहता, टिकट की गारंटी चाहते हैं लोग। नहीं, इसमें जहाँ तक मेरी इसमें समझ है, अनकंडीशनली तो सियासत में अनकंडीशनली क्या होता है, जो भी ज्वाइन करेगा, जो ज्वाइन करना चाहता है, जिसने हुकूमत में जिस तरह से भी कोई बैठा है, इत्तेहादी बैठा है या मेंबर बैठा है, वो बैठा तो है ना उधर, हमारे पास आएगा तो हमारा तो एक ही मुतालबा है। कोई हमारा ना कोई डील है, ना कोई किसी किस्म का और कोई मुतालबा है, सिर्फ फ्री और फेयर इलेक्शन। उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और उससे कोई ज़्यादा बात नहीं होगी। तो रास्ता फिर यानी कि एज ऑफ नाउ, फिर तो पहले तो वो घर जाएगा ना, तो एज ऑफ नाउ उसके बाद फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो एज ऑफ नाउ हुकूमत मिनी बजट आसानी से पास करा लेगी। आप लोग असेंबली में अपनी तादाद थोड़ी यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे, जरा शोर शराबा करेंगे, मगर मिनी बजट आसानी से पास हो जाएगा। हुकूमत कल इत्तेहादियों को भी मना लेगी। देखें शाहजेब, बात यह है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपोजिशन दूसरी पार्टी जो है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम सियासी जदोजहद कर रहे हैं, हम वो TLP वाला काम तो हम नहीं कर रहे, हम सियासी जदोजहद कर रहे हैं। अगर उस तरफ जो है वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस तरफ जाएंगी या उस तरफ धकेली जाएंगी, तो उसके फिर बड़े जो है वो अदरवाइज जो है वो नताइज होंगे। रास्ते में तो अच्छी बात है कि एक सियासी जमहूरी जमात के तौर पर आप एक्सपोज कर रहे हैं। मतलब जरा एक अच्छी बात है कि एक सियासी जमहूरी जमात के तौर पर बताएं कि ये जो जुल्म जो लोगों से कर रहे हैं उसको हम पूरी तरह से जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं। ऐसा बहुत अच्छी बात है ना कि एक सियासी मीडिया ने भी इस बारे में जो है वो भरपूर जो है वो साथ दिया। और अब इनका जो हाल KPK में कुछ भी नहीं हुआ, मगर जब ये जनरल इलेक्शन होगा जो इनके साथ तो होगा, यही कि सियासी जमहूरी जमात के तौर पर उससे पहले भी हो सकता है। अगले इलेक्शन का आप इंतजार करेंगे। 2023 के अलावा कोई वजह नहीं है राणा साहब के होगा। आप लोग ना इस्तीफे देने को तैयार हैं, ना ही और कोई बात नजर आती है। तो 2023 में इलेक्शन होगा, आप लोग पोस्टरिंग कर रहे हैं, अगला साल वैसे इलेक्शन का साल शुरू हो जाना है। नहीं, उसमें मामला ये है कि ये अगर इनका वो ज्वाइंट सेशन जो है ये उसको ये ना करवा सकते। अब ये मनी बिल है, अगर ये मनी बिल जो है ये पास ना करवा सके, कैसे नहीं पास करा सके? फिर 23 का, हाँ फिर तो ये नहीं। बहरहाल देखें, हम एक सियासी तौर पे हम भरपूर तरीके से जो है वो उसको अपोज करेंगे और अपना नंबर पूरा करने की और इनका नंबर जो है वो कम करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। इस बारे में जो बातें हो रही हैं, अब उसको मैं इस तरह से पब्लिकली जो है वो अगर मैं करूं तो मैं समझता हूँ कि उससे तो फिर कोई नुकसान ही होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस बारे में हम भी यहाँ पे बैठे हैं और ये अगर ये मीटिंग्स कर रहे हैं तो हम भी किसी न किसी से मिल रहे हैं, तो ये पूरी कोशिश जारी है कि ये लोगों के ऊपर ये जुल्म ना करें। ये लोगों को राणा सनोवर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, अपोजिशन के लिए हमारी पूरी कोशिश जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर के पार्लिमानी जमातों से बतौर वज़ीर मुमलिकत वो रब्ता कर रहे हैं इस हवाले से और एतमाद है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया हम शो में ज्वाइन करने के लिए। उससे पिछली दफ़ा भी बात हुई थी कि इत्तेहादियों को मना लेंगे, नहीं मना लेंगे। आज काबीना में पेश होना था मिनी बजट को, नहीं पेश हो सका। कल एक ख़ास इजलास बुलाया गया है। अब इत्तेहादियों के हवाले से खबरें ज़रूर आ रही हैं। काफ लीग के सालिक हुसैन कह रहे हैं कि वो तो ज़ाती तौर पर इसकी मुखालफत करेंगे। MKM के हवाले से खबर आई कि उन्होंने भी कहा कि हमें दिखा तो दें कि किस चीज़ को हमें सपोर्ट कराना चाहते हैं। तो इत्तेहादी टफ टाइम दे रहे हैं या हो जाएगा काम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब भाई। इत्तेहादी हमारे भाई हैं,
थोड़ा सा नोक झोंक करते हैं, लेकिन फिर खड़े मजबूत हैं खान के साथ। तो यार लोगों को कहें कि वो अपनी खातिर जमा रखें, इंशाल्लाह सत्य खैरानी। तो आज काबीना में इत्तेहादियों की वजह से नहीं हो सका या कुछ हुकूमती अराकीन को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से नहीं हो सका और कल तक बात टल गई? आपको पता है शाहज़ेब भाई, कभी काबीना की अंदरूनी कार्रवाई मैंने बार डिस्कस की है जो आज करूँगा। मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। एक सियासी मामला पूछ रहा हूँ कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं। बता देता हूँ। हाँ। चले मैं ये बता देता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं थी। उसमें ये डिस्कस हुआ कि मोहतरम वज़ीर ख़ज़ाना ने जो है ख़ुद ब्रीफ़ करना है वो पॉइंट बाय पॉइंट ब्रीफ़ करेंगे इत्तेहादियों को भी और हमारी पार्लिमानी पार्टी के PTI के मेंबर्स को भी। तो वो सारा जब उसको देख लेंगे उसके बाद वो प्रेजेंट किया जाएगा। जी, ये तो अच्छी बात है कि काबीना को बाकायदे तौर पर ब्रीफ किया जाए, बजाय इसके कि काबीना को रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। मगर इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। एक बात मैं शाहज़ेब साहब आपको बता दूं, सॉरी आप अपनी बात जारी रखिएगा। एक बात मेरी प्लीज सुन लीजिए, आप अपनी बात प्लीज जारी रखिएगा। मैं बैठा हूँ, आप चाहे 1 घंटा प्रोग्राम करें, मैं बैठा हूँ। देखें, इस वजह से नहीं कि मैं इमरान खान साहब की जमात का रुकन हूँ या वो मेरे लीडर हैं। मैं एक चीज़ आपको कैटेगोरिकली बता दूँ, आप इंडिपेंडेंट एनालिसिस करवा लीजिएगा। जितनी डिबेट हमारी जमात में होती है, जितनी काबीना में होती है, हमारी कोर कमेटी में होती है, बाकायदा खान साहब से एक तरह से हर तरह से बहस होती है। मैं लड़ाई की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि वो लीडर है तो, लेकिन हर तरह से गर्मा गर्म बहस होती है। बाज़ औक़ात खान साहब को कन्विंस करना पड़ता है अपने टीम मेंबर्स को, तब वो बात मंजूर होती है। तो मैं तो कह रहा हूं कि डिबेट होना अच्छी बात है, मैं समझता हूं बहुत कम होगी माजी में। और काबीना रबर स्टैंप हो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर काबीना को ब्रीफिंग दी जा रही है, ये भी अच्छी बात है। मगर है सब कुछ कॉन्फिडेंस में कि ये कल काबीना के सामने आएगा, फिर असेंबली में जाएगा। इसमें कोई रुकावट नहीं है कि भाई मनाना भी है लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट। ऐसा ना हो कि काफ़ी सारे लोग मानने को तैयार ना हो, ये बिल फेल हो और अपोजिशन मुतालबा कर रही हो कि जी जाके वज़ीर आज़म आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। देखिए, फेल होना तो अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह के करम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इमरान खान साहब की किताब में फेल होना नहीं लिखा। वो पाकिस्तान के लिए अल्लाह ने इनको भेजा है। एक आम आदमी को अल्लाह ने एक ऐसे मकाम पे पहुंचाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये एक सक्सेस स्टोरी है इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म बनना, और ये हर उस नौजवान के लिए एक सक्सेस स्टोरी है कि जो सिस्टम से आउट है लेकिन वो पाकिस्तान में कुछ करना चाहता है, सियासत में आना चाहता है। तो फेल होना तो सवाल ही नहीं है। डॉक्टर हफीज शेख को सेनेटर बनवाने में लगा दें तो उसका कोई नहीं पता। डॉक्टर हफीज शेख को नजर नहीं लगी थी उस वक्त। डॉक्टर हफीज शेख को सेनेटर बनवाने में फेल हो गए थे, उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा था, इसलिए पूछ रहा हूं। तो सर चेयरमैन सेनेट भी जो है अपना बना दिया था, उसकी तो तारीफ करें ना। अब चेयरमैन सेनेट का अगर आप इमरान खान साहब को क्रेडिट दे रहे हैं तो फिर क्या उसी क्रेडिट से फाइनेंस बिल भी पास होगा या खुद करा रहे हैं आप लोग? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं और इंशाल्लाह इमरान खान साहब पे उनकी जमात और उनके एलाइज को और पार्लियामेंट को एतमाद है। जी, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पूरे एतमाद नज़र आ रहे हैं कि बिल पास हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और पर बात करेंगे। राना शमीम बयान हल्फी केस में 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। आज अदालत में अहम समाअत हुई जिस पर अहम अदालती रिमार्क सामने आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने की। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि मैं बार बार कहता हूँ इसे तौहीन अदालत की कार्रवाई के तौर पर ना लें। एक बयानिया बनाया गया है कि अदालत कॉम्प्रोमाइज़ है। बयान हल्फी के बेनिफिशरीज को इस कोर्ट से रिलीफ मिला। समाअत के दौरान राना शमीम का असल बयान हल्फी सील्ड लिफाफे में अदालत में पेश कर दिया गया और इस मौके पर राना शमीम ने कहा कि मैं तस्दीक करता हूँ कि ये मेरा ही बयान हल्फी है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बात की और कहा कि मुझे भी ज़रा दिखा दें, कहीं इसका फ़ॉन्ट कैलिब्री तो नहीं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि बयान हल्फी की एक मुसद्दिका नकल हमें भी फराहम की जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि राना शमीम ने जो जवाब दाखिल किया उसमें सारा बोझ अंसार अब्बासी पर डाल दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि नोटरी पब्लिक से भी ये डॉक्यूमेंट लीक हो सकता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि ये मामला सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुताल्लिक नहीं, बयान हल्फी ने इस कोर्ट को मशकूक बना दिया है। एक ऐसा बयानिया बना है जिसे हर कोई सच जान रहा है। इसी कोर्ट से 2 हफ्ते बाद रिलीफ भी मिला था। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ आफरीदी से सवाल किया कि ये बताएं अदालत इन हालात व वाक़यात में फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला क्यों ना करे। लतीफ़ आफरीदी ने जवाब दिया कि मेरे क्लाइंट ने बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया, वो इस्तेहकाकी दस्तावेज़ थी। राना शमीम ने अपनी मरहूम अहलिया की खातिर ये बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया। राना शमीम ने इसकी तशहीर नहीं की, प्रेस या किसी को नहीं दिया। अंसार अब्बासी से बात हुई तो पूछा ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट आपको कैसे मिल गया। लतीफ़ आफरीदी ने सवाल उठाया कि इमरान खान और फिरदौस आशिक़ ऐवान के खिलाफ भी
तौहीन अदालत की केसेस बने, मगर क्या हुआ? इस पर चीफ जस्टिस अतर मिलाना ने सवाल किया कि आपके क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट लीक होने पर प्राइवेसी ब्रीच होने की कार्रवाई की। लतीफ अफरीदी ने जवाब में कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक राना शमीम ने इस मुतालिक अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। हमें तो ये देखना है कि तौहीन अदालत बनती है या नहीं। एक तरफ कोर्ट का दबाव है, अटॉर्नी जनरल का भी दबाव है। चीफ जस्टिस अतर मिलाना ने रिमार्क दिए कि बयान हल्फी में जिस जज का नाम लिखा है वो तो छुट्टियों पर थे। ये बताएं इस बयान हल्फी का बेनिफिशरी कौन है? जवाब में राना शमीम के वकील ने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम कि बयान हल्फी का बेनिफिशरी कौन है। राना शमीम को मालूम नहीं था कि बयान हल्फी देने के ये नताइज होंगे। अदालत के पास और भी केसेस हैं, नहीं समझता कि इस पर इतना वक्त ज़ाया किया जाए। इस मौके पर जस्टिस अतर मिलाना ने सवाल उठाया कि कल अगर कुलभूषण बयान हल्फी दे कि ये कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ है, मेरा केस यहाँ ना चले, तो क्या होगा? ये संजीदा मामला है जिसके नताइज हैं, इसीलिए कोर्ट ने इतने अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर किए हैं। या आप साबित कर दें कि वाकई कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ थी, ये इब्तिदाई समात है, आप दलाइल मुकम्मल करें। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन से पूछा कि अंसार अब्बासी साहिब आप कुछ कहेंगे? अंसार अब्बासी ने जवाब दिया कि राना शमीम से मेरी बात स्टोरी शाया होने से पहले हुई। राना शमीम शायद सही तौर पर याद नहीं कर पा रहे हैं और भूल रहे हैं। मैंने अपनी स्टोरी में भी इस बात की वजाहत की है, मेरे पास उनका टेक्स्ट भी मौजूद है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि राना शमीम इस केस में तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। 3 दिन से एक चीज़ आ रही है कि बयान हल्फी किसी के ऑफिस में रिकॉर्ड कराया गया। हैरत अंगेज तौर पर इसकी कोई तरदीद भी नहीं आई। इस पर राना शमीम के वकील लतीफ अफरीदी ने कहा कि राना शमीम इस बात की तरदीद कर चुके हैं। ताहम अटॉर्नी जनरल ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि बयान हल्फी केस के तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुमायत की जाए। इस मौके पर अंसार अब्बासी ने कहा हमारा केस इजहार राय की आज़ादी का है, अदालती मुआवनीन की भी यही राय है। अदालत ने केस में 7 जनवरी को फर्द जुर्मायत करने की तारीख मुकर्रर की तो राना शमीम के वकील ने इस्तदा की कि आइंदा समात पर चार्ज फ्रेम करने से पहले 15 मिनट हमें सुना जाए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राना शमीम मान लें वो इस्तेमाल हुए और माफ़ी मांगे। अगर राना शमीम ऐसा करें तो मैं भी कहूँगा कि कार्रवाई ना करें। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते तो जल्द फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर करें। आज समाज से कबल साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पेशी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो साफियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि बयान हल्फी रिकॉर्ड कराते वक्त वो अकेले थे। राणा साहब, जो ये कहा जा रहा है कि आपने जो मियां साहब के साथ बैठ के ये हल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं आपने अकेले ये हल्फनामा दिया था? बिल्कुल। मगर 2 दिन पहले एक खबर सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि राना शमीम ने लंदन में नवाज शरीफ की मौजूदगी में अपने बयान हल्फी पर दस्तखत किए थे और उस वक्त कमरे में और भी लोग मौजूद थे और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने उस खबर को शेयर भी किया और शरीफ खानदान को सिजिलियन माफिया भी करार दिया। मगर सवाल ये उठा कि ओथ कमिश्नर चार्ल्स गथरी ने तो जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा था कि बयान हल्फी पर दस्तखत के वक्त जस्टिस राना शमीम अकेले थे। True and genuine paper. ये सच्ची और असल दस्तावेज है। ये बयान मुझे मौसर तरीके से दिया गया। जिस शख्स ने इसे बनाया उसने अपना पासपोर्ट, कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाया था। Produce their passport and national ID. ये आज़ादाना तौर पर बनाया गया। अगर आपको इस बात की तस्दीक के लिए किसी भी अदालत या किसी कानूनी फोरम पर हाजिर होना पड़े कि ये वो दस्तावेज है जिस पर राना शमीम ने दस्तखत किए थे, क्या आप इसकी तस्दीक करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अब उनकी इंटरव्यू में कही गई बात दुरुस्त है या फिर खबर में जो उनसे मंसूब बात की गई वो दुरुस्त है? और सवाल उठाया गया कि ओथ कमिश्नर से इंटरव्यू नहीं लिया गया बल्कि किसी स्टिंग ऑपरेशन में उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खबर देने वाले सहाफ़ी इरफान हाशमी से भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन की तरदीद नहीं। जस्ट बाय रीडिंग द स्टोरी इन दी एविडेंस अवेलेबल, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई इंटरव्यू होता है तो आप उसमें लिखते हैं कि जब उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने ये जवाब दिया, तो इस तरह की कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई। स्टोरी पढ़ के लगता है कि एविडेंस है और उन्होंने ये बातें कही हैं जिसका एविडेंस है, तो यानी कि ये इंटरव्यू नहीं है। इतना तो तस्दीक कर सकते हैं ना आप। क्वेश्चंस हुए, उसका जवाब भी आया। इंटरव्यू में भी सवाल होता है और उससे जवाब भी आता है। तो अगर आप मुझे कहें कि कोई इंटरव्यू था जिसको बयान किया गया, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई बात है। एविडेंसेस मौजूद हैं। जब हम कहते हैं तो एविडेंसेस में भी जिसका कोट अनकोट किया गया है कि सवाल पूछा गया, उसका जवाब भी आया। बट वो फॉर्मल इंटरव्यू था या स्टिंग ऑपरेशन की सूरत में सवाल और जवाब पूछे गए? नहीं, मैं अभी इवन एट दिस लेवल मैं इस चीज को जो एविडेंसेस हैं आई कैन नॉट कंफर्म और डिनाई, और मैं कुछ ऐसा नहीं कह सकता कि ये स्टिंग ऑपरेशन था, किसी ने किया, करवा के दिया गया, एविडेंसेस कैसे कलेक्ट किए गए। बट आई कंफर्म दैट दीज एविडेंसेस डू एग्जिस्ट और जो मुश्किल में डाल देंगे बहुत सारे लोगों को। अब देखते हैं इस हवाले से क्या सबूत सामने आते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद एक और अहम खबर पर बात करेंगे।
हम बार बार बताते रहे कि हुकूमत सर्दियों के लिए वक्त पर LNG का इंतज़ाम नहीं कर सकी है और बहरान आएगा, और इस वक्त बहरान मौजूद है। घरेलू सार्फिन को गैस मिल रही है और ना ही इंडस्ट्री को। हुकूमत ने पहले पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को $9 पर गैस देने का ऐलान कर दिया, फिर तमाम कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस बंद करने का ऐलान कर दिया, और आज फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए 75 MMCFD की गैस बहाल कर दी है। एप्टिमा के मुताबिक मजीद गैस देने की कोशिश का भी हुकूमत ने वादा कर लिया है। सुई नॉर्थ के मुताबिक गैस की बहाली टैरिफ के हवाले से लिए गए स्टे ऑर्डर की वापसी से मुंसलिक होगी। देखिए गैस मुनक़ता करने की वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने क्या वजह बताई थी और कैसे बताया था कि 1.5 साल से टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपना वादा पूरा नहीं कर रही। वज़ीर आज़म हाउस में ये कमिटमेंट दी थी कि जून 2020 के बाद हमें इस सब्सिडी की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप ये सब्सिडी हमें विड्रॉ कर लें, अभी जो हमारे बिलों पे ऐड ऑन चार्जेस हैं वो ख़त्म कर दें। वो हमने किया और आज 1.5 साल बाद भी ये $6.5 पे गैस मांग रहे हैं आपके सामने। फिर दोबारा कमिटमेंट की गई इनसे, 3 दफ़ा इनको डेडलाइन दी गई। लास्ट डेडलाइन थी मार्च 2021 की कि आप तमाम कैप्टिव प्लांट्स को शिफ्ट कर दें ग्रिड के ऊपर, वो भी नहीं किया गया। फिर इन्होंने कमिटमेंट दी हमें कि जी हम अपना एनर्जी ऑडिट कराएंगे तमाम कैप्टिव पावर प्लांट्स का, उसके ऊपर जाके स्टे ले लिया गया। फिर हमारे पास ये आए और हमने इन्हें कहा कि देखें ये ऐसे नहीं हो सकता कि हम $30 की या $15 की LNG लेके आपको 6.5 की सप्लाई करते रहें और कोई तफरीक नहीं, ये एक्सपोर्टर को भी जा रही है, नॉन एक्सपोर्टर को भी जा रही है, ये आप प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे आपने बिजली भी बनानी शुरू कर दी है, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप $9 पे एग्री करेंगे तो हम बेस्ट एफर्ट बेसिस पे आपको सप्लाई करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। अगले चंद दिनों बाद इन्होंने जाके कोर्ट से स्टे ले लिया कि हुकूमत जो है, क्योंकि इन्हें पता था कि हमने $9 पे लेके जाना है, कि 6.5 से $9 पे कोर्ट ने हमें रोक दिया कि आप इनका टैरिफ नहीं बढ़ा सकते। वो स्टे आज भी मौजूद है। मगर एप्टिमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद सत्तार ने कहा कि हमाद अजहर गलत बयानी कर रहे हैं और स्टे ऑर्डर की वजह कुछ और थी। वो आप कह रहे हैं वो कैबिनेट कमेटी में चले गए वादा करके, मगर वो ट्वीट कर रहे हैं कि आप लोग अदालत गए हैं और $9 का अग्री किया और आप फिर अदालत क्यों गए? जब हमने अग्री किया उसके बाद उस शर्त पे किया कि हमारी लोड शेडिंग नहीं होगी। जब ये कैबिनेट कमेटी में चले गए कि हम लोड शेड करेंगे तो हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास रेट भी चला गया और गैस भी नहीं रही, तो हम क्या करें, किधर जाएं? हमाद अजहर का पर्सनल वादा तो नहीं, ये हुकूमत का वादा बनता है ना। तो उसके बाद उससे फिर जाना, रेट भी डबल दें और गैस भी नहीं मिलेगी, ये तो नामुमकिन सी बात है ना। बाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने यह भी बताया कि कैसे टेक्सटाइल सेक्टर को दी जाने वाली सब्सिडी का बरामदात में फ़ायदा नहीं और किस तरह अरबों रुपए की सब्सिडी ले ली जाती है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बाहर से महंगी गैस मंगाऊँ, 62 अरब की उसको सब्सिडी दूं, आपको वो मैं दे दूं, उसमें ये भी तफरीक नहीं है कि कौन एक्सपोर्टर है कौन नहीं, उसमें ये भी तफरीक नहीं है कि ये गैस आप प्रोसेस यानी कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या इसे आप बिजली बनाना शुरू कर देंगे। हमने एक स्टडी कराई है, मौजूदा सूरत हाल में हम जो ये सब्सिडी दे रहे हैं इसका एक्सपोर्ट के राइज से कोई ताल्लुक नहीं। कोई पता नहीं इम्पोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या लोकल मार्केट में कर रहे हैं, कोई पता नहीं ये कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है या बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। बस दही जो 60 अरब बिल हो गया, 100 अरब बिल हो गया साल का, ऐसे नहीं हो सकता। गैस पे जी तकरीबन जो इस साल इन्हें सब्सिडी जाएगी वो 62 अरब रुपया साल की है और बिजली पे 20 अरब रुपया सालाना है। मगर एक दफ़ा फिर गैस बहाल कर दी गई है। हमने आज हमाद अज़हर साहब को फिर बुलाया, वो नहीं आए, मगर हमारे साथ एप्टिमा के चेयरमैन अब्दुल रहीम नासिर साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि हुकूमत ने वो तमाम कंडीशंस लगाई हैं जिनका हमाद अज़हर साहब जिक्र कर रहे थे या मजीद मराद ही देने का दोबारा वादा कर लिया है। अब्दुल रहीम नासिर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल रहीम नासिर साहब, फाइनली सुई नॉर्थ की तरफ से भी कह दिया गया कि 29 दिसंबर से गैस की फरहमी कैप्टिव पावर प्लांट्स को शुरू कर दी जाएगी, तो ये बैक टू स्क्वायर वन है कि हुकूमत आपको $9 पर देने के लिए मान गई थी, आप लोग अदालत चले गए जैसा कि हमाद अज़हर साहब ने कहा, जिसकी वजह से उन्होंने फिर वो नहीं दी, अब आप $9 पे मान गए, वो फिर आपको दे रहे हैं, तो दरमियान में ये सारा का सारा जो मामला हुआ वो एप्टिमा के या आपकी टेक्सटाइल यूनिट्स के अदालत जाने की वजह से ख़राब हुआ, दोबारा बहाल हो गया? जी शुक्रिया शाहजेब आपको मुझे इनवाइट करने का। इशू ये है कि इंडस्ट्री तकरीबन 50% और इंडस्ट्री पंजाब की खास तौर पे बंद हो गई थी पिछले 10 दिन के लिए। 15 दिसंबर से आज तक तकरीबन हमारी 50% एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद थी, जिसकी वजह से कई ऑर्डर्स लूज हो रहे थे, बहुत सारी लेबर का मसला पड़ गया था कि उनको जॉब्स कहाँ से प्रोवाइड करें। तो आई थिंक हमारी जब हुकूमत से ये दरख्वास्त दी गई जिसमें रज़ाक दाऊद साहब थे, शौकत तरीन साहब की एक कमेटी बनी थी और जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि जी इसमें पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, ना कि एनर्जी का या टेक्सटाइल का नुकसान है, ये पाकिस्तान का नुकसान है। तो उसकी डिसीजन पे ये मद्देनजर रखते हुए कि गैस की शॉर्टेज है और हमारे कई गैस के वेसल्स जो हैं
वो भी नहीं आए हैं पाकिस्तान, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी वजह से इंडस्ट्री सफ़र ना करे, हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स, हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है ये सफ़र ना करें। तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ गुड डिसीजन फॉर द हुकूमत एज वेल एज फॉर एप्टमा और आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको कितनी गैस का कहा गया है 29 दिसंबर से, और किन कंडीशंस पर कहा गया है? हमें जी उन्होंने 75 MMCFD गैस दी गई है, जो कि तकरीबन 40-45% बनती है, और हमें ये एश्योरेंस दी गई है कि इंशाल्लाह जनवरी के एंड में जब गैस की सप्लाई सिचुएशन बेहतर हो जाएगी LNG के वेसल्स की, तो हमें ये गैस बढ़ा दी जाएगी। हमने ये बिल्कुल इमरजेंसी की बेसिस पे ये डिसीजन लिया है कि एटलीस्ट हमारे जो कुछ बहुत जो क्रिटिकल ऑर्डर्स हैं, क्रिटिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो चल सकें, ताकि हमारे जो कस्टमर बेस है, आजकल बिल्कुल एंड ऑफ द सीजन है, तो कस्टमर बेस है, हमारे ऑर्डर्स हैं, वो ख़राब ना हो। सो दिस वाज इन अ वे हुकूमत के साथ ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है, जिसमें हमारी इंडस्ट्री एक हद तक चल सकेगी, और एटलीस्ट वी कैन गो बैक इन जनवरी। और $9 पर आप ये लेंगे? जी, हमारी ये एग्रीमेंट हुई है कि हम $9 पे ये लेंगे, और ये भी एग्रीमेंट हुई है कि जैसे ही ये सर्दियां ख़त्म होंगी तो मार्च में दिस विल बी रेफर्ड बैक टू $6.5 एज एग्रीड बाय द कैबिनेट। मगर इसकी ये कंडीशन है कि आप अपना एफिशिएंसी ऑडिट भी कराएंगे पावर प्लांट्स का? हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी एफिशिएंसी इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये जो हम लोग तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम पहले गैस से बिजली बनाते हैं, और उस बिजली से, उसकी जो वेस्ट हीट है, उससे हम अपनी स्टीम बना के अपने कपड़े को डाई करते हैं। उसका जो गर्म पानी होता है वो हम अपने प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो वी आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इन द वर्ल्ड। यही एक एस्टैब्लिश्ड तरीका है। मगर हुकूमत को शक है। माजर साहब कहते हैं कि आप एफिशिएंसी ऑडिट की कमिटमेंट करते हैं और उसके बाद स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, तो हुकूमत एफिशिएंसी ऑडिट करना चाहती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे जो अपने प्लांट्स हैं हुकूमत के, आपको ग्रिड से बिजली लेनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, आपके नहीं है इतने एफिशिएंट, और आपको ग्रिड से बिजली लेनी चाहिए बजाय इसके कि आप गैस लें। नहीं, इस तरह की कोई पहले भी हमारी कमिटमेंट नहीं हुई है। कुछ मेंबर्स हमारे और हमारे मेंबर्स के अलावा भी कोर्ट में गए थे, लेकिन ये जनरली पूरी इंडस्ट्री जो है वो तैयार है ऑडिट करने के लिए। उसके जो TORs थे वो इस्टेब्लिश करने की जरूरत थी कि वो किस तरह होंगे, और वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। हमारी इंडस्ट्री, हमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इन द वर्ल्ड है। हमारे जो जनरेटर्स लिए हैं वो लेटेस्ट जनरेटर्स हैं विद द बेस्ट प्लांट्स इन द वर्ल्ड, और उनके जो बॉयलर सिस्टम्स हैं और हीटेड वाटर सिस्टम्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो देयर इज नो डाउट कि अगर किसी किस्म का भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। अमाज़र साहब का ज़ाहिर ये कहना है कि 40 मेंबर्स की मौजूदगी में वज़ीर आज़म हाउस में गवर्नर सर्वर के आगे आप लोगों ने कमिटमेंट दी थी कि जून 2020 के बाद हमें सब्सिडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब्सिडी आप विड्रॉ कर लीजिएगा, अभी हमारे बिलों पर एड ऑन ख़त्म कर दें। हुकूमत ने माना, मगर उसके बाद भी 3 दफ़ा डेडलाइन गुजर गई, आप लोग ग्रिड पर शिफ्ट नहीं होते हैं। आखिरी मार्च 2021 की थी कि आप तमाम कैप्टिव पावर प्लांट्स को शिफ्ट करेंगे ग्रिड पर, आप लोग फिर भी नहीं करते हैं, आप फिर भी सब्सिडी बार बार मांगते हैं। तो कैप्टिव पावर प्लांट की जो डेफिनेशन है, आई थिंक इसको रिव्यू करने की जरूरत है। जो बंदा अपनी बिजली बना के खुद इस्तेमाल करता है और उसी से स्टीम बनाता है और उसी से गर्म पानी इस्तेमाल करता है, और हमारी एफिशिएंसी जैसे मैंने बोला बहुत हाई है, तो द गवर्नमेंट्स नीड टू रियलाइज कि ये सब्सिडी नहीं है, ये एक कंपैरेटिव, रीजनली कंपैरेटिव टैरिफ की हम बात करते हैं कि हमें वो टैरिफ दिया जाए जो इंडिया और बांग्लादेश और वियतनाम में है, ताकि इंडस्ट्री चल सके। यही हमारा मकसद है, यही हुकूमत का मकसद है कि इंडस्ट्री चले, एक्सपोर्ट्स बढ़े और उनका ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो। वैसे फिर उसके लिए हुकूमत को ये तो ऑडिट करने दीजिए कि जो आप $6.5 पर ले रहे हैं या अब $9 पर ले रहे हैं, उससे प्रोसेसिंग के लिए या तो ख़ास तौर पर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, या फिर अगर कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं तो वो भी जेन्युइनली है, किसी ने फेक बॉयलर्स नहीं लगाए हुए हैं और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है, लोकल प्रोडक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप रीजनली कंपेरेटिव होना चाहते हैं तो लोकल मार्केट में तो रीजनल कॉम्पिटिशन नहीं है आपका, तो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए वो इस्तेमाल हो रही है। इसके लिए तो हुकूमत को ऑडिट करने दीजिए अपना। देखिए, हम हुकूमत के इससे एग्री करते हैं कि हुकूमत आप सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आप ये $6.5 की गैस दें, बट द गवर्नमेंट नीड्स टू रियलाइज कि ये जो है हमारी जो इंडस्ट्री है ये 5-6 हिस्सों में बटी हुई है। सो हमारी जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है वो आजकल दुनिया में कोई भी धागा एक्सपोर्ट नहीं होता, लेकिन 100% ऑफ दैट जो धागा बनता है वो एक्सपोर्ट किसी न किसी शक्ल में होता है।
तो इसको फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री जिस तरह होती है, तो इसकी पूरी चेन बनाने की जरूरत है, और इसकी स्टडी हमने कराई है। एंड वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि 85% ऑफ द प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में बनता है वो एक्सपोर्ट होता है। तो द होल चेन, जिसको हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री कहते हैं, वो इसमें शामिल होती है, और इसका सारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होता है। मगर मुझे फिर बताइएगा कि आपने कोई गारंटी दी है इस ऑडिट की कि हुकूमत आके कर ले? कोई कंडीशन आपके लिए है या कोई कंडीशन नहीं है? ये 75 MMCFD और बेस्ट एफर्ट बेसिस पर है, या आपको गारंटी किया गया है कि आपको मिलेगी और अनकंडीशनली गारंटी किया गया है? हमें जी गारंटी किया गया 75 MMCFD फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और हमें ये भी कहा गया है कि हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बढ़ाएं, बिकॉज दे आल्सो वांट कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वापस चले। और ये नहीं, ना हुकूमत चाहती है ना हम चाहते हैं कि साल जब एंड हो तो हमारी कोई 1-1.5-2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कम हो जाए। हम जो 20 अरब 21 अरब का बिलियन का जो हम टारगेट बना के बैठे हुए हैं, हम नहीं चाहते कि वापस 18 या 18.5 या 19 बिलियन किसी भी वजह से हो। आई थिंक ये सबके इंटरेस्ट में है, हुकूमत के और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भी। अनकंडीशनल वाली बात का भी जवाब दीजिएगा, वो अनकंडीशनल है ये 75 MMCFD $9 और बाद में मार्च में $6.5 अनकंडीशनल? देखिए, हमें जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने ऑडिट, और मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑडिट जो है हम कराने के लिए तैयार हैं। हम खुद भी उनको बताने के तैयार हैं कि हमारी एफिशिएंसी क्या है। इसमें कोई मसला, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम हुकूमत के साथ कि उनको कहें कि हमारा ऑडिट ना करें। हम खुद ऑडिट करके उनको नंबर्स देंगे और हम प्रूव करेंगे कि हमारी एफिशिएंसी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मच हायर देन देयर प्लांट्स जिससे वो गैस की से बिजली बनाते हैं। हमाजा साहब कहते हैं आपने पहले भी वादा किया था और फिर जाके स्टे ऑर्डर ले लिया था। सर, जो डिस्कशन हमारी हमेशा से गवर्नमेंट से रही है, और आई थिंक उन्होंने ये रियलाइज भी किया और बार बार उन्होंने हमें कन्विंस भी किया है कि हम आपको रीजनली कंपैरेटिव इंडस्ट्री देंगे। और हमारी जो टेक्सटाइल पॉलिसी है उसमें भी यही बात बार बार की गई है कि इंडस्ट्री का जो टैरिफ है वो रीजनली कंपैरेटिव होना चाहिए। अगर नहीं होएगा तो इंडस्ट्री नहीं सर्वाइव कर सकेगी, नहीं एफिशिएंट होगी। मगर वी हैव टू रियलाइज, मगर 90% जो आपके यूनिट्स हैं, हमाजा साहब कहते हैं उनको सीमलेस कनेक्शन मिला हुआ है बिजली का। 9 सेंट पर बिजली देने को हुकूमत तैयार है और दे रही है। 8.5 सेंट बांग्लादेश में है, तो ये रीजनली कंपेरेटिव तो है, मगर आप बिजली पर जाने को तैयार नहीं है। सर, इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कोई ऐसे इंडस्ट्री नहीं है जो सिर्फ बिजली पर चल सके। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो इंडस्ट्री है उससे बिजली भी चाहिए होती है, और उसी गैस से हम स्टीम बनाते हैं, और उसी गैस से हम गर्म पानी बनाते हैं। सो ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है टू रन आवर इंडस्ट्री एज अ होल। अगर हमें यही नहीं मिलेगी तो हम इनकम्पैरेटिव हो जाएंगे। आप सिर्फ बिजली दे दें और उसके और अलग जो स्टीम है वो हमें कोयले से बनाने पड़े, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। सो अगर हमें दुनिया से किसी अलग मॉडल पे चलाया जाएगा तो हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। सो द गवर्नमेंट हैज टू रियलाइज कि व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रोड्यूस एनर्जी जिसमें बिजली भी है और स्टीम भी है और पानी, गर्म पानी भी है। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर होंगी और रीजनली कंपैरेटिव रेट पे होंगी तो ही इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकेगी और फ्लरिश कर सकेगी। और इसका अगर एफिशिएंसी ऑडिट होगा तो आप स्टे नहीं लेंगे? अगर हुकूमत को कोई शकों को शुबहात हैं उस दावे पर जो आप कह रहे हैं, तो स्टे ऑर्डर नहीं लेगी इंडस्ट्री? देखिए, हमारी डिस्कशन हुई है वो TORs उन्होंने हमसे बैठ के डिस्कस करने हैं। वी विल सिट विद देम एंड वी विल एस्टैब्लिश TORs कि जिस बेसिस पे उनको चाहिए। हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो एफिशिएंट है। वी प्रोड्यूस, जो हमारी जो स्टीम बनती है वो वेस्ट हीट पे बनती है। अगर हम ये चाहें कि हम बिजली ज़ाया कर दें, उसकी वेस्ट ज़ाया कर दें, तो दैट्स नॉट एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी जिसमें बिजली भी आती है, गैस भी आती है, स्टीम भी आती है और गर्म पानी भी आता है। तो बार बार ये मैं कह रहा हूँ, वी विल एस्टैब्लिश, उन्होंने हमें कहा है कि हमारे साथ बैठ के TORs एस्टैब्लिश करेंगे और इंशाल्लाह हम उनके साथ जाएंगे। और ये अगले महीने हमारी मोस्ट प्रोबेबल मीटिंग होगी जिसमें रज़ाक साहब विल बी हेडिंग द कमेटी एंड दे विल एस्टैब्लिश TORs। जिस बेसिस पे वो चाहेंगे तो वो आके हमारी इंडस्ट्री, बल्कि दे आस्क्ड अस टू गिव देम डेटा, और हम खुद प्रोवाइड करेंगे उनको ये डेटा। साहब, तो शौकत तरीन साहब, रज़ाक दाऊद ने ये इस बात से इत्तफाक किया कि पिछले 10 दिन जो इंडस्ट्री बंद हुई और नुकसान हुआ वो गलत हुआ? जी, दे रियलाइज, आई मीन इसी वजह से बहुत, क्योंकि गैस की अवेलेबिलिटी की हमें सबको पता है कि देयर इज अवेलेबिलिटी इशू, गैस की LNG की सप्लाई के इश्यूज हैं। तो उस बेसिस पे उन्होंने बेस्ट जो भी तरीका निकाला, दे वर एबल टू प्रोवाइड अस 75 MMCFD गैस। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।